बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कालन क्लासरूम। स्कालन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एलिज़ाबेथन एज। पिछली जो क्लास हमने पढ़ी थी उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, यानी एक फोरग्राउंड पढ़ा था एलिज़ाबेथन एज का, यानी एलिज़ाबेथ एज आने से पहले जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशंस थी, जो फोरग्राउंड्स थे, उनको हमने पढ़ा था। आज हम बिगनिंग ऑफ द गोल्डन इरा यानी एलिज़ाबेथन इरा की या एज की जो है, हम इसको गोल्डन एज भी कहते हैं, शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं, एलिज़ाबेथन एज भी कहते हैं। तो इसकी जो बिगनिंग है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और इसकी जो बिगनिंग है वो 1558 से लेकर मतलब शुरू होती है और वो चलती है 1603 तक। दिस इज़ नोन ऑल्सो एज द गोल्डन एज, इसे गोल्डन एज भी कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश रेनेसा भी इसे कहते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, एंड द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हुई, बहुत ज़्यादा इंग्लैंड ने तरक्की की लिटरेचर के हिसाब से भी, और वैसे प्रोग्रेसिव और इंडस्ट्रियल और भी बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ वगैरह हुई। लोगों ने कॉलोनीज़ बनाना शुरू की, डिस्कवरीज़ करना शुरू की दूसरे मुल्कों की, दूसरे आइलैंड्स की। तो इस एज को गोल्डन एज भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हुए थे। और इंग्लिश रेनेसा कहते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से एक रीबर्थ थी इंग्लिश की। और इसे शेक्सपियर की एज भी कहते हैं क्योंकि शेक्सपियर इसका मोस्ट प्रोमिनेंट जो है राइटर भी है और पोइट भी है, ड्रामाटिस्ट भी है। अच्छा, उसके बाद हम अब बात करते हैं जनरल बैकग्राउंड पर आते हैं। इसके जनरल बैकग्राउंड यह था कि हडसन ने इसके बारे में एक पॉइंट कही थी कि एवरी ब्रीज वाज डस्टी विद द पोलन ऑफ ग्रीस, रोम एंड इटली, यानी हर जो हवा आ रही थी, हवा चल रही थी उस वक्त, जो माहौल बना हुआ था इंग्लैंड का, उसमें ग्रीस की और रोम की और इटली की, इन तीनों के जो है ना इन्फ्लुएंसेस थे, या इन तीनों का जो इफ़ेक्ट्स थे, या इन तीनों के जो है असरात थे, ठीक है ना। यानी इन्फ्लुएंसेस तो वैसे भी थे क्योंकि इस एज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इटली का बहुत ज़्यादा जो है ना असर रहा है, और उसके बाद रोम का भी रहा है एंड ग्रीस का भी रहा है। रिनेसा, रिफॉर्मेशन एंड प्रिंटिंग प्रेस, इसके अंदर रिबर्थ होती है, रिनेसा आता है इस एज के अंदर, रिफॉर्मेशन आता है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि इंग्लिश सोसाइटी जो है उसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन की थी इंग्लिश के अंदर, और चर्च के अंदर प्रोटेस्टेंटिज़म जो है रिफॉर्मेशन आई थी। तो ये हमने रिफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस भी जो है अब आ चुकी थी, ठीक है ना। फिर प्रिंटिंग प्रेस का, क्योंकि पहले जो था जितना भी था वो ओरल था और जो है ना हैंड रिटन था। अब जो है प्रिंटिंग प्रेस का जो है आसानी से मतलब जो है ना यूज़ कर सकता था कोई भी। डिस्कवरीज़ ऑफ न्यू वर्ल्ड्स, ठीक है, दुनिया को ढूंढा गया, दुनिया के मुख्तलिफ जो है ना जगहों पर जाया गया। एक्सप्लोरर्स, क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा थी। एडवेंचर था, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कंपासेस, मैप्स, इन लार्ज बाउंड्रीज ऑफ माइंड्स, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा हुआ, कम्यूलेशन ऑफ वेल्थ, और जो है ना कमाई उससे बहुत ज़्यादा हुई। और जोग्राफिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपेंशन, काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। तो हमने पढ़ा कि इसका जो रिनेसा है, रिफॉर्मेशन है, और जो प्रिंटिंग प्रेस है, इन तमाम चीज़ों का इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। फिर उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी एंड इंटरनल पीस। अब यहाँ पर जो वो इंटरनल पीस भी हो चुका था, प्रॉस्पेरिटी भी आ चुकी थी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो 100 ये वार थी, जो 100 ईयर वार थी, जो जिसमें जो एक्चुअली में 116 ईयर्स की वार थी, वो भी अब ख़त्म हो चुकी थी। और इनका जो है ना रोम के साथ या फ्रांस के साथ जो इनका मतलब जो है ना अब अच्छे ताल्लुकात बन चुके थे। अच्छा, एलिज़ाबेथन कोर्ट मोर सेक्युलर, अब जो कोर्ट थी एलिज़ाबेथ की, उसके अंडर में बहुत ज़्यादा सेक्युलर थी, यानी हर मज़हब को उन्होंने इज़्ज़त देना शुरू कर दी थी। मोर टॉलरेंट थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कर सकता था कोई भी जो है ना कोर्ट को, कोई भी चर्च को क्वेश्चन कर सकता था। रिलीजियस मॉडरेशन, अब यहाँ पर जो रिलीजियस पहले स्ट्रिक्टनेस थी, या जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली फॉलो किया जाता था, कट्टरपनी जो थी, वो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। इंग्लैंड अ सेफ हेवन फॉर द प्रोटेस्टेंट, क्योंकि इंग्लैंड अब प्रोटेस्टेंट्स के लिए
एक सेफ जगह थी, बहुत ही महफूज जगह थी। द पॉलिटिकल एंड द पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लर्जी प्लमेटेड, यानी जो पहले क्लर्जीज़ के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस होते थे पॉलिटिक्स में भी और हुकूमत में भी, तो अब जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था, लिमिटेड कर दिया गया था। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन सेंस ऑफ द माइंड डेयरिंग टू क्वेश्चन, सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, यानी लोगों के अंदर अब सेंस ऑफ अवेयरनेस आ चुका था, अवेयरनेस आ चुकी थी, और जो है क्वेश्चन करने की ताकत आ चुकी थी। अब कोई भी क्वेश्चन कर सकता था। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये होती है कि ट्रांजिशन क्या क्या होती हैं इस दौर के अंदर। जो ट्रांजिशन हुई है, द एज ऑफ ट्रांजिशन भी हमने उसको अगर हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि चेंजिंग हुई थी। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज होना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था, पहले जो है ये देखते हैं हम, रोमन कैथोलिसिज्म था। ठीक है, रोमन कैथोलिसिज्म में क्या होता था कि रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, चर्च और क्लर्जी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था पॉलिटिक्स के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी। गॉड को बहुत ज़्यादा फोकियत दी जाती थी, ठीक है ना, और उसके नाम पर लोगों को डराया जाता था, और जो अहकाम थे भी नहीं गॉड की तरफ से, बाइबल की तरफ से, वो भी लोगों के ऊपर थोपे जाते थे, इम्पोज किए जाते थे। ठीक है, और हमेशा ऑर्डर, फैथ और सैक्रेड चीज़ों और मेडिवल थियोलॉजी के बारे में ही बातें होती थी, यानी ये इसमें फोकस रहता था रोमन कैथोलिसिज्म में। अब उसमें ट्रांजिशन ये आई कि जब एलिज़ाबेथन एज आई, तो एलिज़ाबेथन एज में क्या हुआ, रिनेसा आया। ठीक है, रिबर्थ ऑफ इंग्लिश नॉलेज हुई, या इंग्लिश के हिसाब से भी रिबर्थ हुई, लैंग्वेज के हिसाब से भी हुई, नॉलेज के हिसाब से भी हुई, ठीक है ना। और प्रोग्रेसिव जो लोग थे उनके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना रिबर्थ एक किस्म की हुई लोगों की, उनके माइंड्स की, उनके इंटेलेक्चुअलिटी की। उसके बाद रीज़न, अब लोग जो है रेशनल सोचना शुरू कर चुके थे, रेशनैलिटी थी, ठीक है ना। कल्चर और साइंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, पहले सिर्फ रिलीजन को वैल्यू दी जाती थी, उसमें कल्चर और साइंस की कोई जगह नहीं होती थी। अब जो है ना साइंस को, इंडिविजुअलिज्म को, यानी हर किसी की बात, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस, पोइट्री के अंदर भी और वैसे रेशनैलिटी के अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, लॉजिकल थॉट्स जो थे वो लॉजिक को फॉलो किया जाता था। ठीक है, ट्रैवल लोगों ने करना शुरू कर दिया, सेक्युलरिज्म आ चुकी थी, फ्री एक्सप्रेशन, यानी आप आज़ाद थे। अब कोई भी एक्सप्रेशन, यानी आप अपनी पोइट्री के थ्रू, लिटरेचर के किसी भी फील्ड के थ्रू या किसी ड्रामा के थ्रू, अब आप अपनी सेल्फ जो है ना एक्सप्रेशन या फ्री एक्सप्रेशन आप कर सकते थे, अपने इजहार कर सकते थे। उसके बाद रिफॉर्मेशन आ चुकी थी। तो ये एक किस्म की ट्रांजिशन थी। पहले रोमन कैथोलिसिज्म हमने पढ़ा, ये जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद हमने एलिज़ाबेथन एरा पढ़ा, उसमें है क्या ट्रांजिशन आई। अच्छा, उसके बाद है कि दो दिस वाज गोल्डन इरा, हालांकि ये गोल्डन इरा तो माना जाता है, मगर इसके कुछ फॉल्ट्स हैं अभी भी। येट दे हैड टू इनकाउंटर सेवरल प्रॉब्लम्स, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फॉलो मतलब जो है ना फेस करना पड़ा। सबसे पहले है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5% जा चुकी थी चिल्ड्रन के हिसाब से। चिल्ड्रन जो थे वो एक वीक के अंदर 5% चिल्ड्रन मर रहे थे, यानी ओवरऑल आबादी जो थी, उनकी पॉपुलेशन थी, तो उसका 5% जो था बच्चों का ख़ास तौर पर वो मर रहे थे। ठीक है ना, 40% विद इन द 15th बर्थडे, और तकरीबन मतलब 15 साल की उम्र में जो 15th बर्थडे है उसके बाद में जो बच्चों का मरना था वो भी तकरीबन 40% था। यानी एक तो बच्चे छोटे जो थे वो 5% बच्चे मर रहे थे ओवरऑल पॉपुलेशन के हर वीक के अंदर, और 40% जो है 15th बर्थडे पर यानी 15 साल के बाद मर रहे थे। ठीक है, और 1 आउट ऑफ 100 वुमेन लॉस्ट देयर लाइफ आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी 100 में से एक जो औरत जो अपने बच्चे को डिलीवर करने के बाद, यानी डिलीवरी के बाद वो भी मर रही थी, ये रेशो था उनका। दिस कंडीशन रिमेंड फॉर द 40 ईयर्स, यानी ये कंडीशन जो थी, जो डेथ टॉल था, ये तकरीबन कंटिन्यू रहा 40 ईयर्स तक। अच्छा, उसके बाद इसमें और भी एक फ्लॉ था कि पेट्रियार्की सिस्टम था यहाँ पर। हालांकि जो मोनार्क थी वो एक फ़ीमेल थी, हालांकि एलिज़ाबेथ एक फ़ीमेल थी, मगर जो है फिर भी पेट्रियार्कल कंडीशंस जो ना चेंज नहीं हुई। ठीक है, आउटसाइड द कोर्ट वुमेन रिमेंड द सेम, यानी कोर्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा बातें होती थी, या कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक ख़ुद मोनार्क जो है वो औरत बैठी होती थी, मगर बाहर की जो औरतें थीं उनकी कंडीशंस कुछ ख़ास चेंज नहीं हुई थी। वो अभी भी
वही थी जो कि पहले थी। अच्छा, एजुकेशन गर्ल्स के लिए बहुत ही मुश्किल था, सिर्फ बॉयज़ एजुकेशन हासिल कर सकते थे। ठीक है, इनहेरिटेंस का सिस्टम भी यही था कि प्राइमोजेनिचर के तौर पर, यानी जो सबसे बड़ा बेटा होगा और जो मेल इनहेरिटेंस होगी, यानी जो मर्द होगा और सबसे बड़ा बेटा होगा तो उसी को ही जो है ना इनहेरिटेंस यानी विरसा मिलता था, उसकी विरासत मिलती थी। तो यहाँ पर ये प्राइमोजेनिकर जेनिचर का मतलब यही होता है कि जो एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली होता है उसको इनहेरिटेंस जो है ना उसका वाली किया जाता है या उसको उसके हवाले किया जाता है। माइग्रेशन टू लंदन, लंदन में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई, और क्योंकि साउथ और ईस्ट जो था पार्ट था इंग्लैंड का वो बहुत ज़्यादा वेल्थियर था, जबकि नॉर्थ और वेस्ट पार्ट जो था वो बहुत ज़्यादा इतना वेल्थियर भी नहीं था, उसमें इतनी काफ़ी चेंजेस भी नहीं आए थे लोगों में और उनकी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में, सोशल लाइफ में। तो वहाँ से लोग जो है अब साउथ और ईस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर लंदन की तरफ बहुत ज़्यादा माइग्रेशन कर रहे थे। तो लंदन जो था वो बहुत ज़्यादा एक सफोकेटेड बनता जा रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, उनको संभालना और सैनिटेशन की कंडीशंस को वगैरह को, सारी चीज़ों को संभालना मुश्किल हो रहा था। विद द माइग्रेशन टू लंदन काज्ड पुअर हाइजीन, जैसे ही लाज़मी बात है अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर जो हाइजीन की कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना पुअर होने लगी थी। पुअर सैनिटेशन, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ओवर क्राउडेड एंड फिल्थी डिजीज़ भी आ चुकी थी उस दौरान। एक ब्लैक डेथ जिसे ब्यूबोनिक प्लेग कहा जाता है, जिसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं, तो वो भी उस वक्त मतलब जो है ना आ चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही थी एलिज़ाबेथन एरा में भी। अच्छा, ब्लैक डेथ जो थी वो 1563 में आई। एलिज़ाबेथन को जो है ना शिफ्ट किया गया था विंडसर कैसल में। विंडसर जो कैसल था, ताकि उसको सेफ़ रखा जाए, जो रानी है यानी जो क्वीन एलिज़ाबेथ है उसको इस जो है ना विंडसर कैसल में रखा गया ताकि उसको हम सेफ़ रख सकें। ठीक है, और उस वक्त जो है एक वीक के अंदर जो डेथ टॉल था वो 1000 से लेकर 1800 पीपल का था। ठीक है ना, यानी हर हफ्ते तकरीबन 1000 से 1800 लोग मर रहे थे इस ब्लैक डेथ यानी इस प्लेग की वजह से। ह्यूज वाइप आउट, यानी इसमें बहुत ज़्यादा लोग मरे। दिस प्लेग रिपीटेड इन 1593, 1603 एंड 1608, यानी 3 दफ़ा ये जो है रिपीट हुई है इसके अंदर। अच्छा, ये जो बीमारी है, इन स्पाइट ऑफ दिस इंग्लैंड वेंट फ्लोरिशिंग एंड इन आर्टिस्टिक फील्ड एंड ऑल। हालांकि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंग्लैंड जो था वो तरक्की कर रहा था, फ्लोरिश हो रहा था। अच्छा, उसके बाद हम अब इसके कुछ क्लासेस थे, 6 क्लासेस ऑफ द सोसाइटी इन इंग्लैंड। ठीक है, उसमें उस वक्त जो है एलिज़ाबेथ के हुकूमत के दौरान जो है 6 क्लासेस जो है ना रह रहे थे। उसमें सबसे पहले आता है मोनार्क, जिसमें किंग और क्वीन आते हैं। नंबर 2 पर जो क्लास है वो है नोबेलिटी, जिसमें ड्यूक्स, अर्ल, बैरॉन वगैरह आते हैं। जेंट्री नंबर 3 पर आता है क्लास, जिसमें नाइट्स, जेंटलमैन, स्क्वायर, ठीक है, ये आते हैं, और द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मर्चेंट्स आते हैं, जिसमें मायर्स, वेल्थी ये वगैरह आते हैं। यूमेन आता है जिसमें कॉमन सिटीज़न होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है लेबरर्स, जिसमें लैंडलेस, पीजेंट्स एंड द कारपेंटर्स वगैरह आते हैं। तो ये 6 क्लास जो है सोसाइटी में रह रहे थे इंग्लैंड की सोसाइटी में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है इन एलिज़ाबेथन एज सोशल मोबिलिटी स्टार्टेड टू मूव अप टू रॉयल क्लासेस थ्रू द मैरिज, कोर्ट अपॉइंटमेंट, एजुकेशन, वेल्थ एंड मेरिट। अब यहाँ पर ये हो रहा था कि जो सोशल मोबिलिटी थी, यानी उसके अंदर जो चेंजिंग थी या उसके अंदर जो मतलब एक किस्म की तरक्की थी सोसाइटी के अंदर, वो अब जो है सिर्फ़ पहले ये होता था कि सिर्फ़ रॉयल क्लासेस को ही दिया जाता था, जो रॉयल लोग होते थे उनका ही हक होता था हर चीज़ के ऊपर। पर अब यहाँ पर ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर जो है मैरिज, ठीक है, कोर्ट अपॉइंटमेंट्स और एजुकेशन, वेल्थ और मेरिट के ऊपर दिया जा रहा था। यानी जिसका जो मेरिट था, जो जिसमें जितनी वो उसकी वैल्यू थी जिस भी आदमी की या जिस भी औरत की, ख़ास तौर पे आदमियों की, तो उसको वो चीज़ दी जा रही थी। यानी कोर्ट के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट्स हो रही थी। ठीक है, वेल्थ भी कोई भी कमा सकता था, ऐसे नहीं था कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वेल्थ एक लिमिटेड लोगों के पास होती थी। एजुकेशन भी सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास होती थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। अच्छा, थिंग्स सीम्ड टू चेंज।
ठीक है। अब लोग चीज़ें जो थी वो चेंज होना शुरू हो चुकी थी। बिकम स्टेट्समैन थ्रू द वर्च्यू एंड द मेरिट। अब लोग जो है किसी भी रियासत के जो है ना हुक्मरान बन सकते थे अपने वर्च्यू के थ्रू, अपने मेरिट के थ्रू। नेशन एंड आइडेंटिटी। अब यहाँ पर नेशनल जो एक स्पिरिट था उसमें यूनिटी आ चुकी थी। जो नेशंस थी अब वो यूनाइटेड हो रही थी, ठीक है। उसमें पेट्रियटिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, ठीक है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखना भी शुरू कर दिया था अपने मुल्क के लिए, पेट्रियटिज़म वगैरह इन चीज़ों के हिसाब से। और विक्ट्री ओवर द स्पेनिश आर्माडा 1588, ठीक है ना। ये उन्होंने स्पेनिश जो है उसके अंदर आर्माडा जो था उसके अंदर उन्होंने विक्ट्री भी हासिल की थी 1588 में। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, ठीक है। और चार्टर ऑफ कंपनी ऑफ द मर्चेंट, ये मर्चेंट की कंपनी होती है जो कि फॉरेन वॉयाजेस यानी समंदर के थ्रू आते हैं और ट्रेड करते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर। तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इनको मतलब जो है ना बढ़ावा मिला, नेशनलिज्म में भी बढ़ावा मिला। ब्रिटिश एम्पायर, लंदन एज द सेंटर ऑफ कॉमर्स। अब जो लंदन था वो सेंटर ऑफ कॉमर्स बन चुका था, ठीक है। और ड्रामा का भी सेंटर बन चुका था एंड पॉलिटिक्स का भी सेंटर बन चुका था।